नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। यूपीएससी एक्सप्रेस के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं भारत की प्रमुख फसलों की। तो आज हम लोग बात करते हैं, देखते हैं कि भारत की कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं और उन फसलों को बोने के लिए, काटने के लिए या उनकी अच्छी उपज के लिए क्या क्या पर्यावरणीय दशाएं जरूरी होती हैं, अनुकूल होती हैं। हर एक चीज़ हम लोग अच्छे समझते जानते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए इसी क्रम में चीज़ों को आगे बढ़ा लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग चावल की, प्रमुख फसलों के अंदर। तो चावल के बारे में बात करते हैं तो पता लगता है कि यह मानसूनी और उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु का एक प्रकार से पौधा होता है। संसार की सबसे अधिक जनसंख्या का भोजन भी यही है, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक जो लोग खाते हैं वो चावल को ही खाना पसंद करते हैं और उनके रोजमर्रा के भोजन का ये हिस्सा भी बना हुआ है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है इसके लिए और इम्पोर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के लिए। इसको आप याद रखिएगा कि दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या का भोजन चावल ही है। विश्व के समस्त चावल उत्पादन का लगभग 94% एशिया में उत्पन्न होता है। ठीक है, ये भी खास बात है। इससे जुड़ी बाकी चीजों को जानते हैं, जैसे कि इसको बोने के लिए क्या क्या मामला रहता है। तो देखिए, चावल को बोने के लिए दरअसल 3 प्रकार की अलग अलग विधियां अपनाई जाती हैं। उन 3 विधियों को कैसे भी आप लोग अपना करके अपना चावल बो सकते हैं और उसके बाद उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ, आपकी बार की फसल अच्छी होगी। सबसे पहली विधि जो रहती है इसके अंदर वो होती है बिखेर कर बोने की विधि। इस दौरान क्या होता है कि जो बीज होते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं कि जो धान होता है, धान को क्या करेंगे कि भारी खेत मतलब पानी से भरे हुए खेतों में फेंकना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मतलब सिस्टमैटिकली चीजें नहीं होगी, आप बस इकट्ठा लेकर के जाओगे और ले जाने के बाद जो आपका खेत वाला हिस्सा है वहां पर आप बिखेरना शुरू कर दोगे। बिखेरने का आपको बस ये रहेगा कि हाँ, सब कुछ क्या है, पानी से भरा हुआ है, मिट्टी के लिए अपने आप ये जमीन में जाके फंस जाएंगे और उसके बाद फिर चीजें सेटल होनी शुरू हो जाएंगी, ये उम्मीद की जाती है। तो धान को पानी से भरे खेतों में बिखेर दिया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग जनरली लोग वहां करना पसंद करते हैं जहां पर आपके पास में श्रम बल कम होता है। अगर श्रम बल अधिक है तो आप बाकी और विधि में से कोई सी भी विधि अपना सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि कम लोग हैं, एक आध व्यक्ति है जिसको सारा काम संभालना है या बोना है, तो वो अकेला सोचता है कि ठीक है, इस तरह से ही काम सारा का सारा संभाल लेते हैं। और साथ साथ यहाँ पर तब भी काम किया जाता है जब मिट्टी कम उपजाऊ होती है। तो मिट्टी कम उपजाऊ होने की स्थिति में सोचा जाता है कि इसी विधि को अपना लेते हैं और बिखेर करके ही धान को बो लिया जाएगा या इसकी खेती कर ली जाएगी। ठीक है, दूसरा है रोपाई या पौधा लगाकर बोने की विधि। ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा प्रयोग में भी यही ली जाती है। इस दौरान क्या करोगे आप लोग कि क्यारियों के अंदर नर्सरियां तैयार की जाएंगी। ठीक है, अब क्या होगा कि पहले क्यारियों में नर्सरी तैयार करेंगे। नर्सरी तैयार करने का यानी कि खेत में नहीं सीधा काम चल रहा। पहले आप खेत में नहीं जा रहे हैं, खेत में डायरेक्ट काम नहीं जा रहे हैं, पहले आप एक सेपरेट जगह बना रहे हैं और सेपरेट जगह पर आप पहले बो रहे हैं चीजों को और पौधे को एक अच्छा एनवायरमेंट दे रहे हैं। पहले आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा ग्रो हो जाए। तो जनरली जब पौधा 1 महीने के बाद में 15 सेंटीमीटर लगभग ऊंचा हो जाता है, तब आपको लगता है कि हाँ, अभी स्टेबल होने कंडीशन में आ चुका है। तो जब आपको लगेगा कि स्टेबल होने की कंडीशन में ये आ गया, तो उसके बाद आप इसको वहां से क्यारियों में से निकालेंगे। क्यारियों में से निकालने के बाद आप फिर खेतों में लेके जाएंगे। ठीक है, तो खेतों में क्या करेंगे, फिर वहां से उखाड़ने के बाद खेतों में फिर अलग अलग जगह पर गड्ढे करेंगे, छोटे छोटे गड्ढों में आकर के इसको लगा दिया जाएगा, बो दिया जाएगा। फिर उसका उम्मीद करेंगे कि अब ये मुख्य फसल के रूप में यहीं पर ही उपजेगा। ठीक है, तो चावल उत्पादन में अधिकतर यही विधि अपनाई भी जाती है, जैसे कि आपको मैंने बताया। इस विधि से उत्पादन किए गए चावल अच्छी किस्म के होते हैं, ये भी माना जाता है। इस विधि से प्रति हेक्टेयर उपज भी अधिक प्राप्त होती है। ये है हम लोग अब तक देखा गया चलन में व्यवस्था इस प्रकार से बढ़ रही है। तीसरी विधि की बात करें तो छिद्रण विधि है। ऐसा कहा जाता है कि इस विधि को खासतौर पर दक्षिणी भारत के अंदर प्रयोग में लिया जाता है और जनरली 2 लोग रहते हैं कम से कम इसके अंदर। एक व्यक्ति छेद करता है और दूसरा व्यक्ति उसमें फिर धान को लगा करके चला जाता है या बीज डाल के चला जाता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की अलग अलग विधियां अपनाई जाती हैं धान को बोने के लिए इसकी फसल में। अब क्या क्या आज इसके लिए अनुकूल दशाएं हैं, इसकी अनुकूल दशाओं को भी समझ लेते हैं। जैसे कि किसी भी फसल के लिए जरूरी होता है तापमान, इसके अलावा वर्षा और मृदा। मुख्य रूप से ये 3 चीजों पे ही निर्भर करती है कि फसल कैसी होगी और कैसी नहीं होगी। सबसे पहले तापमान की बात करते हैं धान के लिए। औसत तापमान चाहिए होता है इसके लिए 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक का। हालांकि बोते समय अलग तापमान और पकते समय अलग तापमान की अपेक्षा की जाती है। जिस समय चावल बोया जाता है तो उस समय चाहते हैं कि भाई 18 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही तापमान रहे, और जिस समय ये फसल पक रही होती है तब माना जाता है कि 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहेगा तो फसल अच्छी हो जाएगी। तेज धूप की आवश्यकता रहती है जिस समय पकड़ा होता है, और पानी भी इसके लिए ज्यादा चाहिए ही होता है। ठीक है, पानी ज्यादा चाहिए होता है तो इसीलिए वर्षा की बात कर लेते हैं। जल बहुत ही आवश्यक होता है। इसकी कृषि अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में ही की जाती है, जो मुख्य रूप से मानसूनी प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं। 120 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा इसके लिए चाहिए होती है। जहां 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां सिंचाई द्वारा जलापूर्ति कर दी जाती है, उस चीजों को बैलेंस करवा दिया जाता है। ठीक है, इसके लिए मृदा की बात कर लेते हैं। डेल्टाई और बाढ़ प्रदेशों की जो मृदा होती है इसके लिए सबसे अनुकूल मानी जाती है।
कांप तथा चीका प्रधान दोमट मृदाएं भी इसके लिए अच्छी मानी जाती है। इसमें पानी को धारण किए रखने की क्षमता अधिक होती है। समतल भूमि चाहिए होती है और पानी निकालने और भरने के लिए अनुपयुक्त ढाल की आवश्यकता मृदा के तहत होनी भी चाहिए। इस प्रकार का आपको सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। चीजें क्लियर है? ठीक। तो ये सारी बात रही धान की यानी कि चावल की। अब बात कर लेते हैं गेहूं की। ये भी महत्वपूर्ण है अपने आप। तो विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल की भूमि पर उत्पन्न किया जाने वाला खदान गेहूं है, यानी कि सबसे ज्यादा भूमि पे गेहूं ही बोया जाता है। आगे की बात में पता चलता है इसके लिए जलवायु कौन सी चाहिए। तो देखिए, समशीतोष्ण कटिबंधनीय पौधा होता है एक प्रकार से। उपोष्ण जलवायु प्रदेश में गेहूं की फसल शीतकाल में होती है। ठंडी जलवायु के प्रदेशों में गेहूं की फसल वसंत ऋतु में बोई जाती है। ठीक है। तापमान की बात करें तो बोते समय 10 डिग्री चाहिए। फसल के उगते समय की बात करें तो उस दौरान तापमान चाहिए होता है 10 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस तक का। पकते समय चाहिए होते हैं मेघ रहित आकाश के तहत 20 डिग्री तापमान और सौर प्रकाश की आवश्यकता कम से कम 90 दिनों तक होती है, यानी कि 90 दिनों की धूप चाहिए होती है कम से कम गेहूं को अच्छा होने के लिए। ठीक है। आगे की बात करते हैं वर्षा की। तो इसके लिए वार्षिक वर्षा औसतन 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक चाहिए होती है। 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा गेहूं के लिए हानिकारक मानी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि फसल खराब हो जाएगी, गेहूं सड़ जाता है। फसल पकते समय वर्षा और बादल हानिकारक होते हैं, अगर होंगे तो फिर फसल खराब हो जाती है, ये भी देखा जाता है। मृदा की बात करें तो उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। भारी दोमट तथा हल्की चिकनी मिट्टी गेहूं के लिए खासतौर पर अच्छी मानी जाती है। काली और अधिक भूरी मिट्टी जो स्टेपीज प्रेयरी प्रदेशों में पाई जाती है गेहूं के लिए बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है। स्टेपीज और प्रेयरीज की मिट्टियों में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, तो इसलिए इनको अच्छा माना जाता है। गेहूं को नाइट्रोजन की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए यह मृदाएं इसके लिए अनुकूल रहती है। ठीक, ये बात हो गई मिट्टी की। आगे बात कर लेते हैं मक्का की। मक्का की स्थिति में हम देखते हैं कि गेहूं और चावल के बाद खदानों में मक्का का स्थान आता है, यानी कि तीसरे स्थान पर है ये पूरी दुनिया में बोए जाने वाले मामलों में। आगे की स्थिति हम लोग देखते हैं कि उत्पादन की भौगोलिक दशाएं क्या क्या चाहिए होती है। जलवायु, ग्रीष्म काल का औसत तापमान 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। रात का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए, कम होगा तो दिक्कत हो सकती है। फसल के बढ़ने और पकने के लिए कम से कम 140 दिनों का पाला रहित समय चाहिए होता है, यानी कि 140 दिन हो और बीच में कभी भी ओला वगैरह ना पड़े, पाला ना गिरे, वरना फसल खराब हो सकती है। और फसल के पकते समय धूप भरपूर मात्रा में चाहिए, यानी कि धूप ज्यादा होनी चाहिए तो ही ये फसल अच्छी होगी, वरना नहीं हो पाएगी। वर्षा की बात करें तो वार्षिक वर्षा 60 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर के बीच होगी तो फसल अच्छी होगी। फसल के उगते समय बारंबार हल्की बौछारों का होना भी आवश्यक है, यानी कि हल्की फुल्की बारिश होती रहे, हल्की फुल्की। ठीक है, पाला ना हो और बारिश जो हो वो ठीक ठाक हो, हल्की हो, यानी कि इस पे लोड ना पड़े, जबरदस्ती अनावश्यक दबाव ना हो, वरना फसल खराब हो सकती है। हल्की वर्षा ना मिल सके तो सिंचाई की आवश्यकता से आप काम चला सकते हैं। ठीक है। गर्म और आर्द्र जलवायु के प्रदेश इसके लिए उपयुक्त माने जाते हैं। मिट्टी की बात करें तो काप या गहरी दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। कृषि कम उपजाऊ भूमि में हो सकती है, आर्द्रता और खाद के माध्यम से आप चीजों को बैलेंस कर लेंगे। समतल जमीन चाहिए, जल निकास की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए ताकि पानी का सर्कुलेशन बना रहे, और अधिक वर्षा में इसके पौधे की जड़ गल जाती है, तो इसलिए ज्यादा वर्षा ना हो, एक बैलेंस मात्रा में बारिश होगी तो चीजें मैनेज कर ली जाएगी और अच्छा मक्का होगा। चाय की बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण है। विश्व का प्रमुख एवं प्रिय पेय पदार्थ भी है चाय। दुनिया में बहुत सारे लोग चाय पीना पसंद करते हैं, लगता है आप लोग को भी चाय पीना पसंद होगा, है ना? पसंद है या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी सुबह आंख ही नहीं खुलती है चाय पीने से पहले, और बहुत सारे लोगों को शाम में भी चाय पीने की आदत है। बहुत लोग तो मैंने ऐसे भी देखे कि उनको रात में सोने से पहले भी चाय पीने की आदत है। तो ये स्थिति होती है लोगों के साथ में। तो विश्व का प्रमुख एवं प्रिय पेय पदार्थ इसको माना जाता है। झाड़ी नुमा एक प्रकार से पौधा होता है, इसकी ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर तक होती है और ये एक प्रकार से सदाबहार पौधा होता है। इसके अलावा इसकी उपज के लिए भौगोलिक दशाओं को समझते हैं तो उष्ण तथा उपोष्ण जलवायु का पौधा है ये एक प्रकार से। गर्मी तथा अधिक वर्षा ऋतु की आवश्यकता इसको होती है। तापमान की बात करें तो चाय का पौधा छाया में पनपता है जनरली, हल्की छाया में यह बड़ी तेजी से बढ़ता है। 24 डिग्री से 30 डिग्री तापमान इसके लिए ठीक है, बल्कि 20 डिग्री से कम तापमान में इसकी वृद्धि रुक जाएगी, ये भी देखा जाता है। तो 20 डिग्री से तापमान नीचे नहीं जाना चाहिए। लंबी गर्मी इसके लिए बहुत अच्छी होती है, गर्मी गर्मी रहेगी तो ये अच्छे से ग्रो करता रहेगा। ठंडी हवा और ओले इसके लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं, तो ये सभी चीजें नहीं होनी चाहिए, इसको गर्मी चाहिए होती है। वर्षा की बात करें तो ऊंचे तापमान के साथ आर्द्रतापूर्ण मौसम में चाय के पौधे का विकास अच्छा होता है। 150 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए ठीक ठाक है, और 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा नहीं होनी चाहिए, वरना दिक्कत हो सकती है। वर्षा का वितरण वर्ष भर में सभी मौसमों में समान रूप से होता रहे तो चीजें इसके लिए बैलेंस रहेगी, अच्छी चाय उगेगी। मिट्टी की बात करें तो गहरी और उपयुक्त ह्यूमस युक्त मिट्टी इसके लिए चाहिए होती है। इस मिट्टी के अंदर लोहांश और आर्द्रता रखने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे कि चीजें बैलेंस हो सके, और हल्की दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। तो इन मिट्टियों के अंदर चीजें हो जाती है कि भाई आप चाय अच्छे से उगा लेंगे।
आगे की बात करते हैं, भूमि कैसी चाहिए, तो ढालू भूमि हो उसके लिए, यानी कि झुकाव वाली भूमि चाहिए, ढाल वाली। जल के निकास की व्यवस्था उसमें आपको करनी होगी। जड़ों में पानी रुकने से चाय का पौधा गल जाता है, तो जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए, पानी का बहाव बनते रहना चाहिए, बैलेंस होता है, सर्कुलेशन होता रहे तो ठीक है। चाय के बागान पहाड़ी ढालों पर या ढालू भूमि पर देखे जाते हैं भारत के अंदर, ये होता भी है। आगे की बात करते हैं गन्ना की। गन्ना भी एक महत्वपूर्ण फसल है और यह एक नकदी फसल है। चीनी गुड़ आदि का निर्माण इसी से ही किया जाता है। उपज के लिए भौगोलिक दिशाएं देख लेते हैं, तो उपोष्ण जलवायु का पौधा है एक प्रकार से। आर्द्र तथा उष्ण प्रकार की जलवायु उसके लिए अच्छी मानी जाती है। बहुते समय जलवायु अगर नम रहेगी तो चीज़ अच्छी रहेगी, तो जनरली देखा जाता है, इंतजार किया जाता है कि नम जलवायु हो तो हम तब जा करके इसको बो पाए गन्ने को। उगाते समय बीच बीच में शुष्क और गर्म मौसम रहता है तो अधिक मीठा हो जाता है गन्ना। फसल पकते समय तेज धूप होगी तो गन्ना और अच्छा हो जाएगा। उत्पादन क्षेत्र 32 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच इसका बना हुआ है, इसी बीच में आप गन्ना बो सकते हैं, इसके अलावा नहीं बो सकते हैं वरना फसल खराब हो जाएगी। 9 से 10 महीनों में पक करके ये तैयार होता है और अच्छा बनता है। तापमान की बात करें तो अंकुरण ताप लगभग इसका 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर आरंभ होता है। वृद्धि के लिए इसको 21 डिग्री से 28 डिग्री तापमान चाहिए होता है। वहीं इसके अलावा 30 डिग्री से अधिक तापमान जाएगा तो नुकसान हो सकता है फसल को, और 15 डिग्री से कम तापमान हो जाएगा या 15 डिग्री हो जाएगा तो पौधे की वृद्धि रुक जाएगी, तो उतना नहीं होना चाहिए। मतलब 20 डिग्री से ऊपर रहे और 30 डिग्री के तहत रहे तो इसकी फसल अच्छी हो पाएगी, अच्छा गन्ना हमें मिल पाएगा। पाला इसके लिए नुकसानदायक है। वर्षा की बात करें तो वर्षा इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। पकते समय शुष्क मौसम होना चाहिए। औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर तक होगी तो गन्ना अच्छा हो जाएगा। जहां पर वर्षा कम होती है वहां पर 2 से 8 बार सिंचाई करनी पड़ सकती है ताकि फसल इसकी अच्छे से हो सके। आगे बात करते हैं मिट्टी की। गहरी उपजाऊ मिट्टी जिसमें फॉस्फोरस की मात्रा अधिक हो वहां पर इसको उगाया जा सकता है। लावा की मिट्टी, काप या दोमट मिट्टी जिसमें चिकनी मिट्टी की भी पर्याप्त मात्रा हो इसके लिए अच्छी रहती है। मिट्टी के अंदर आर्द्रता रखने की अधिक क्षमता होनी चाहिए, चीजें बैलेंस हो जाती है, और नाइट्रोजन तत्व होंगे तो गन्ने के लिए और ज्यादा अच्छा हो रहेगा। ठीक है, रबड़ की बात कर लेते हैं। वृक्ष के दूध से बनाई जाती है रबड़। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पेड़ होते हैं, उनके अंदर से ये एक वाइट सा लिक्विड निकलता है धीरे धीरे, तो उसको इकट्ठा किया जाता है, जम जाता है, सूख जाता है तो रबड़ बन जाती है उसके थ्रू ही। ठीक है, यह वृक्ष भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों का एक मूल पौधा होता है। सबसे पहले रबड़ अमेजन बेसिन में जंगली रूप से उगता था, बाद में इसको फिर धीरे धीरे बाकी क्षेत्रों तक भी विस्तार मिल गया है। भौगोलिक दशाएं 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान अनुकूल है। किसी भी महीने में तापमान 21 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए वरना दिक्कतें हो जाएंगी। बारिश की बात करें तो वर्षा भी ज़्यादा चाहिए होगी लगातार समान रूप से, और 200 से 300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होगी तो ही ये अच्छे से मिल पाएगा। इसके लिए मिट्टी की बात करें तो दलदली भूमि इसके विकास में बाधक है। इससे रबड़ के वृक्षों को बीमारी तथा दूध संचय करने में कठिनाई होती है, तो इसी वजह जरूरी है कि दलदली मिट्टी ना हो, ठीक स्थिति होनी चाहिए ताकि इसके वृक्षों को बीमारी ना हो और दूध अच्छे से बनाते रहें इसके वृक्ष। ठीक है, तो ये बात हो गई भारत की सभी प्रमुख फसलों की जिनके बारे में जानना समझना हमें ज़रूरी है। हालांकि फसलें भारत में बहुत सारी होती हैं लेकिन सभी को जानना समझना मतलब बैलेंस रूप से अभी कठिन है और काफ़ी वीडियो बनानी पड़ेगी। तो बहुत जो मुख्य हैं, जो प्रमुख हैं, उनके बारे में हम लोगों ने बात आज कर ली है। हाँ, बाकी आप लोग को वीडियो पसंद आई तो बाकी साथियों तक शेयर ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहना है संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल पर। बाकी बातें करेंगे हम लोग हमारी आने वाली वीडियोज़ में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।